भीम, जय हिंद। जय भीम जय हिंद इसलिए कहा कि हम सब आज एक सिपाही की स्मृति सभा में जमा हुए हैं। मधुकर राव जी को मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि। आज आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि बाहर नागपुर के सारे संतरे मीठे हो गए हैं। मिठास प्यार से ही आती है, तकरार से, हिंसा से नहीं आती। प्रशांत जी, बागड़े साहब, माता जी और मैं बहुत कम ऐसे अफसरों को जानता हूं जिनकी पीठ के भीतर एक रीढ़ है। संदीप जी, आप सबकी अभ्यासिका, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। नाम भी बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा है। ये नाम हम सबको याद दिलाने के लिए है कि हम जो भी जानते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करना जानते हैं, उसका समय समय पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभ्यास करना छोड़ देंगे तो सब कुछ तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगा। हम सब बाबा साहब अंबेडकर को बहुत आदर से याद करते हैं। उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, कितना कुछ लिखा गया। उन्होंने खुद बहुत कुछ लिखा, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि अंबेडकर होने का मतलब क्या है। अंबेडकर होने का इतना ही मतलब है, लाखों करोड़ों की भीड़ के सामने अकेला खड़ा हो जाना। जो अफसरान आज नहीं आ सके वो अंबेडकर का मतलब नहीं जानते थे। अगर वो बाबा साहब की जिंदगी के बारे में जानते तो उन्हें ये पता होना चाहिए था कि डॉक्टर अंबेडकर का मतलब निर्भय होना है। और निर्भय होने की कुछ बुनियादी जरूरतें हैं। उनमें से एक है जानना, जानते रहना। आप उनकी जिंदगी में झांक कर देखिए तो कितने सारे विषय मिलेंगे, कितना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कितना कुछ बोला हुआ मिलेगा। वो लगातार जानते गए और जो जान रहे थे उसे आजमाते गए, इसीलिए वो डॉक्टर अंबेडकर बन पाए। और जिस हालात में बने, उस हालात में उनके लिए क्या था? उनके लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उस साहस के जो उन्हें पूरी भीड़ के सामने अकेला खड़ा कर देती है। ये अंबेडकर के होने का मतलब है। हमने डॉक्टर अंबेडकर को गवा दिया है। हम उन्हें जानते हैं मगर उन्हें जानने का अभ्यास नहीं करते। हम उनका लिखा पढ़ते हैं मगर लिखा हुआ आजमाने का अभ्यास नहीं करते। अगर हम कर रहे होते तो आज ये तरह तरह की बुज़दिली हम पर हावी नहीं हुई होती। आप सोच कर देखिए, सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख अगर अकेले चलने से डर गई होती तो आज हम इन 50 लड़कियों को स्कॉलरशिप भी नहीं दे पाते। उनका जीवन क्या है? उनका जीवन यही है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तभी उसी वक्त आप अपने इरादे पर चलने के लिए कदम बढ़ा दें। जो कदम पीछे खींच लेते हैं वो अपने साथ
अपने वर्तमान के साथ और इतिहास के साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं। हमने चलना छोड़ दिया है, हमने घर से निकलना छोड़ दिया है, और इसीलिए ना जानने की वजह से, ना चल पाने की वजह से, ना निकल पाने की वजह से हम तरह तरह के डर के शिकार होते जा रहे हैं। इस सभा में शुभमूर्ति जी हैं, उनकी पत्नी कल्पना शास्त्री जी हैं। कल्पना जी यहां से बिहार गई, शुभमूर्ति जी ने, दोनों ने मिलकर बिहार के मुसहरों के लिए बहुत काम किया, बहुत लोगों के बीच में समझदारी बनाई, उस समाज के भीतर समझदारी बनाई, उनके हक की लड़ाई लड़ी। ऐसे अकेले लोग कम दिखाई पड़ने लगे हैं। एक तस्वीर के पीछे जमा होने वाले लोगों की भीड़ को हम इस भ्रम में ना समझें कि वो सब अम्बेडकरवादी। अम्बेडकर ने कहा था कि हम नायकवाद और जो बाद में जाकर अधिनायकवाद में बदल जाता है उसका विरोध करते हैं। ये क्यों कहा था? क्योंकि अम्बेडकर ने अकेले चलते हुए देखा था कि बहुत सारे हीरो हो गए हैं जो अपने संसाधनों पर एकाधिकार के कारण और ज्ञान भंडार पर पहले से मिले अधिकार के कारण उनको चलने से रोकते हैं। वो जानते थे कि ऐसे हीरो आने वाले समय में अगर महा हीरो बनते चले जाएंगे तो जो कमजोर लोग हैं वो अकेले नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा किसी को नायक मत बनाओ, किसी को हीरो मत बनाओ, और उसी को मैं सरल शब्दों में कहता हूं, किसी का फैन मत बनना। वरना आप तरह तरह के डर के शिकार हो जाएंगे। बाबा साहब की पूजा तो करेंगे मगर उनके उसूलों के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो जो आप जानते हैं, जिसे आप मानते हैं, उसके लिए अपने आप को झकझोरिए। उन्हें तस्वीरों से निकालकर और उनके साथ आप सड़क पर आइए। बहुत जरूरी है कि आप उन आदर्शों के लिए एक बार फिर से संघर्ष करें, क्योंकि उन्हीं संघर्षों के नतीजे में आप सब यहां पहुंचे हैं। वरना समाज में प्रगतिशीलता इतनी गहरी नहीं हो पाती। आज उस पर फिर से हमला है और उसको बचाने की शक्ति जहां से भी मिले वो शक्ति ले लीजिए। जिस तस्वीर से मिले, जिस नाम से मिले, वो ले लीजिए, लेकिन इरादा बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ कर लीजिए कि लोग आप पर कीचड़ फेंक रहे हों, लोग आपको मकानों से निकाल रहे हों, दुकानों से निकाल रहे हों, लेकिन आप जानने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारे भारत में ज्ञान की असमानता बहुत गहरी है और हम ज्ञान की असमानता की पहचान नहीं कर पाते हैं। लगातार दिनों दिन जो नॉलेज की इनइक्वालिटी है वो गहरी होती चली जा रही है और नॉलेज की ये इनइक्वालिटी पैसे से पूरी नहीं हो सकती, आपकी गाड़ी के ब्रांड से पूरी नहीं हो सकती। इसे व्यवस्थागत रूप से इसे गहरा किया जा रहा है। इस खाई को, जो सरकारी स्कूल थे, जो पब्लिक के पैसे से चलते थे, हमने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया। हमने खुद पब्लिक पॉलिसी से जुड़ना बंद कर दिया कि सरकार और सरकार की नीतियां सरकारी स्कूलों के लिए क्या है। हम सब ने उन प्राइवेट स्कूलों की तरफ रास्ता कर लिया जिनके नाम तो इंग्लिश मीडियम थे, मगर जहां से निकले लोगों की ज्यादातर पैदाइश खराब अंग्रेजी बोलने वालों की है। ये वही कहते हैं जो इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल खोलकर बैठे हैं, वही कहते हैं कि आजकल लोगों की अंग्रेजी ठीक नहीं है। तो हमारी मातृभाषा पर भी हमला हुआ और हम छोड़ते चले गए। इसका नुकसान हुआ है। जो सहज बुद्धि, सहज अनुभव आपके भीतर था, वो आपने दिनों दिन उसको समाप्त होने दिया है और इसीलिए आप जड़ों से कटे हुए हैं। आपकी डिग्री भारी हो गई है, मोटी हो गई है, मगर आप मूलतः डरपोक हो गए। इस प्राइवेट स्कूल ने आपको एक लालच दिया
और हम सब उसके शिकार हुए। जब मैं स्कूल सीरीज कर रहा था तो कई तरह की शिकायतों को पढ़ रहा था। अच्छे भले संपन्न ताकतवर लोग, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर ताकतवर लोग स्कूलों के इस शोषण का विरोध नहीं कर पा रहे। वो बटन के भी 150 दे रहे हैं, स्कूल तय कर रहे हैं कि आप किस ब्रांड का जूता खरीदेंगे और जब तक फीस बढ़ा दे रहे हैं। बदले में प्राइवेट स्कूलों ने भी बहुत क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी है। 90 के बाद से सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। 2-4 को छोड़ दें तो कोई किसी लायक नहीं है। लेकिन हम इस सवाल को छोड़ना सीख चुके थे। हम संविधान की जो भावना है उसे दूर जा चुके थे। तभी हमने अपनी पीठ के पीछे स्कूलों को, पब्लिक एजुकेशन को छोड़ दिया और इन प्राइवेट स्कूलों के आने के बाद ये ज्ञान की असमानता और गहरी होती चली गई। कमजोर नागरिक पैदा किए गए। उन्हें ये नहीं बताया गया कि तुम जो भी हो, इस भारत में भारतीय कहलाने का जो भी तुम्हारा हक है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी गारंटी संविधान देता है, किसी और चीज से नहीं है। हम संविधान की इन भावनाओं से दूर चले गए, इसलिए हम कमजोर हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ? आपके जानने वाले बहुत से लोग बैंकों में काम करते होंगे, उनसे पूछिएगा। जब उन्होंने अपने बहुत सारी पीड़ाएं मुझे बताई तो मैंने एक लेख लिखा, उन्हीं के भेजी हुई शिकायतों पर, उन्हीं के भेजे हुए दस्तावेजों के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा। बैंकों में यह कहा जा रहा है कि आपकी सैलरी भले ही 30,000 हो, 40,000 हो, लेकिन आप सबको 2 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 50,000 के शेयर खरीदने ही पड़ेंगे उस बैंक के। भले ही आपकी बाजार को समझने की बुद्धि सब में नहीं होती, लेकिन जिनमें होती है, हो सकता है कि वो उस बैंक का शेयर नहीं खरीदना चाहें, मगर सबको, जो वो समझते हैं शेयर मार्केट के खेल को, उन्हें भी, और जो नहीं समझते उन्हें भी मजबूर किया जा रहा है कि आप 1 लाख 2 लाख का शेयर खरीदें। पैसा नहीं है तो कहा जा रहा है कि आप उसी बैंक से खरीदें। ये लोगों ने शिकायतें की और जब मैंने लिख दिया कि बैंकों के भीतर गुलामी की प्रथा पनप रही है तो मैसेज आया कि आप बहुत सही कह रहे हैं। मैं बहुत दुखी हो गया। ये संविधान के साथ धोखा है कि हम उससे मिले हुए अधिकारों के रहते हुए ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप बहुत सही कह रहे हैं कि हम गुलाम हो चुके हैं। ऐसे लोग ना तो अपनी भारतीयता का आदर करते हैं, ना संविधान के बारे में जानते हैं। अगर जानते तो बैंकरों की समुदाय, उनका समुदाय 20 लाख। अगर 20 लाख 25 लाख लोगों का समुदाय शून्य में बदला जा सकता है, लाखों करोड़ों परिवारों को प्राइवेट स्कूलों में डालकर निकाल दिए जाने के भय से उन्हें ऐंठा जा सकता है, तरह तरह के बहाने से पैसे लिए जा सकते हैं, तो ये मुमकिन है कि इसी व्यवस्था में जो हमसे वादा करती है, जो हमसे कहती है कि हम बाजार की व्यवस्था हैं और हम सबको बराबरी से खेलने का, इसमें भागीदारी का मौका देते हैं, ये उससे वादा खिलाफी है। ये हमको समझना पड़ेगा कि हम दिनों दिन, हर पल, हर घंटे अपनी भारतीयता, अपनी नागरिकता गवाते जा रहे हैं, न जाने किस डर की वजह से। उस डर से आपको आजादी मिली होती तो मिल चुकी होती। अपने आसपास की डराने वाली शक्तियों को पहचानिए और उनको दूर कर दीजिए। चाहे उनके पास लाठी हो, डंडा हो और करोड़ों लोगों की भीड़ हो, इन डराने वाली शक्तियों से आजादी पाने का वक्त है। और ये संघर्ष बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे साथ, क्यों हम अपनी आवाज, क्यों हम अपनी बुलंदी गवाते जा रहे हैं, क्यों एक कार्यक्रम में आने के लिए डर पैदा हो जाता है। मैं जब नागपुर के लिए चला तो बहुत सारे दोस्तों ने कहा, नागपुर जा रहे हो, संभल कर रहना। मैंने कहा कि तुम्हें
उस नागपुर के बारे में पता है जो अखबारों में छपता है, उस नागपुर के बारे में पता नहीं जो दीक्षा भूमि में हर दशहरे को दिखता है। तो मैं उस नागपुर में आया, ये डर है, हम सब एक दूसरे को डर दे रहे हैं, मत जाना, कुछ हो जाएगा। आप मुझे डर दे रहे हैं, मैं किसी और को डर दे रहा हूं, ये डरों का ट्रांसफर चल रहा है इस देश में। कोई वजह नहीं है कि हम इस वक्त में डरें। कारण एक है कि हम अपने अधिकारों को कम जानने लगे, हम अपने इरादों को, अपनी संभावनाओं को कम पहचानने लगे। इतना नहीं डराया जा सकता किसी को कि बोलना, मैं क्या बोलता हूं, बहुत साधारण सी बातें बोलता हूं। कोई झूठ बोलता है तो झूठ पकड़ लेता हूं, इतना ही तो करता हूं। और इतना सब आप सब अपने अपने जीवन में करते होंगे। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि मुझे डर जाना चाहिए? आप बताइए, डर जाना चाहिए? मगर हिंदुस्तान का मीडिया डर गया दोस्तों। जो खुद को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहता था, वो खंभा लाठी की डर से डर गया। पैसे की लालच के आगे बिक गया। आपके नाम से रेशीमबाग में हड़कंप मच गया है। कहीं मचने दीजिए। मैं सिर्फ संतरे के बाग के बारे में जानता हूं। हमें फिर से एक ऐसा समाज बनाना है, बनाना ही पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे डर के माहौल में, नुकसान किसका होगा? जो पहले से हाशिए पर हैं, इस डर से वो ज्यादा कीमत चुकाएंगे। सवाल मेरा नहीं है, मेरे जैसे लोगों को दो सेकंड के अंदर वो निपटा सकते हैं, नौकरी से लेकर तमाम जगहों से। पता चला यूट्यूब से भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, पॉडकास्टिंग भी बंद हो गई है। तो उस डर से हम सबको आजादी हासिल करनी है। एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए। जो आपसे असहमति रखता है लेकिन डरा हुआ है, उसको भी मदद कर दीजिए। हमसे रखो असहमति, मगर हमसे मत डरो। और तुम अगर डरा रहे हो तो हम तुमसे नहीं डरेंगे। और ये डराने की जो भावना है, इसकी फैक्ट्री कहां से आई? न्यूज चैनल से आई, जहां रोज असहमति को एक नया नाम देकर डराया जाता है। रोज गोदी मीडिया सवाल करने को आपको बता दिया जाता है कि आप देशद्रोही हैं। हमारा सैनिक इसलिए जान नहीं देता कि सीमा के भीतर के लोग इतने बुजदिल हो जाएंगे कि सवाल भी नहीं कर पाएंगे। हमारा सैनिक इसलिए जान देता है कि सीमा के भीतर के लोग उसी तरह से बेखौफ होकर, जैसे वो गोली खा गया, लोग सवाल पूछते रहे। सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इससे ताकत आती है। आप जब सवाल पूछने चलते हैं तो सूचनाओं को जमा करते हैं, तरह तरह से जानकारियां जमा करते हैं, तब जाकर आप सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र में नागरिक का दायित्व निभाने के लिए जानना और पूछना दो बुनियादी जरूरतें हैं। आप जब तक पूछेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं, आप पूछ नहीं पाएंगे सही सवाल। तो सारा कुछ विरोध में चला जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। तो जानने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। आप किसी भी न्यूज चैनल को देखिए, एक हफ्ता तक देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये बता रहा है या कहीं और भटका रहा है। आप खुद तय कीजिए कि
जो एंकर बैठा है उसके पास बताने के लिए कुछ है भी? क्या वो बहुत मेहनत से खोज कर लाया है? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो वो रिपोर्टिंग करके लाया है उसमें मेहनत है या नहीं है, उसमें नई जानकारी है या नहीं है। अगर नई जानकारी वो नहीं दे रहा है, सिर्फ भटका रहा है, तो ये आपके वो वहां बैठकर आपके सामने आपको बिठाकर आपकी नागरिकता का, आपके नागरिक बोध का अपमान कर रहा है। आप अपने साथ ये अपमान मत होने दीजिए। ये जो रोज रात को जो चल रहा है टेलीविजन पे और दिन रात जो चल रहा है, जिसमें एक भी फैक्ट अब वेरीफाई नहीं किए जाते हैं, इससे सतर्क रहिए। कम जानकारियों से लैस नागरिक समाज खतरनाक होता है और कम जानकारियों से लैस नागरिक समाज को ही संकीर्णता, रूढ़िवादिता, सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ा जाता है। बहुत आसानी से मोड़ा जा सकता है। और सांप्रदायिकता वो चीज है जो एक नागरिक को, जो एक इंसान को मानव बम में बदल देती है। तो इस प्रक्रिया को रिवर्स करने के लिए आपको जानने की प्रक्रिया की तरफ जाना पड़ेगा। हम सब इस मुगालते में हैं कि हम जान रहे हैं, लेकिन जिन माध्यमों से आप जान रहे हैं, दरअसल वो तो आपको बता ही नहीं रहे। वो बताएंगे तब तो आप जानेंगे। कोई यूं ही झटके में आके नहीं कह दिया कि आप 2.5 महीने न्यूज चैनल ना देखें। नहीं, बहुत सोच समझ के, अभ्यास के जरिए देखा है और महसूस किया है और ये समझा है कि ये प्रोजेक्ट क्या है। ये डब्बा जिसमें से जानकारी जमा करने का जो तंत्र होता है संवाददाताओं का, उसको ध्वस्त किया गया और ये 4-5 बंदर किस्म के एंकर लाए गए और ये एंकर बंदरों की तरह हरकत तभी कर सकते हैं जब वो सूचना विहीन हो, जब उनके भीतर जानकारी नहीं। जानकारी जब आपके भीतर आ जाएगी तो इसका मतलब ज्ञान आ जाएगा, आप में गंभीरता आ जाएगी। फिर आप उदंडता के रास्ते पर नहीं जाएंगे। वो जिस तरह से भाषा बोली जा रही है, वो सवाल पूछने की हर छोटी छोटी संभावनाओं को हड़काने की भाषा है। मीडिया का काम है कि वो नई नई सूचनाएं आप तक पहुंचाए और आपको सवाल पूछने के लिए, सवालों से नई नई जानकारी के लिए सक्षम करे। अफसोस है, मैं कहता हूं कि आप एक बार फिर से उसी अखबार को ध्यान से पढ़िए 1 हफ्ते तक, जो उसकी पहली खबर है उसमें बताया जा रहा है या उसमें भटकाया जा रहा है। जो टेलीविजन के जो मुद्दे हैं वो एक ही भाव के आसपास हैं या नई नई खोज या सूचनाओं पर आधारित है। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि ये तब भी देखा जाने लायक माध्यम है तो आपका फैसला सराखों पर, वरना मैं कहता हूं कि ये चैनल मत देखिए 2.5 महीने तक। वैसे भी आप साल में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर नहीं देखते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है। आप मत देखिए। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ये आप अपमान कर रहे हैं, आपके नागरिक बोध को कुचल रहे हैं। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। हमारा जो मीडिया है वो डरे हुए पत्रकारों का समूह बन गया है। हम सब आपको नहीं बचा रहे, अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं गोदी मीडिया के लोग। तो जो अपनी नौकरी बचाने में लगा है, आप उसके साथ समय गंवाना छोड़ दीजिए। खुद स्वाध्याय में लगिए, अपने मित्रों से अपने सरकारी पब्लिक पॉलिसी के अनुभवों को जानिए, दूसरों को बताइए। कोई चारा आपके पास नहीं है, आप फंस गए। टेलीविजन और अखबारों ने जो ये कह के निकला था कि हम जगाएंगे लोगों को, उसने आपको फंसा दिया है। आप रोज ये बात टेस्ट कीजिएगा कि इन अखबारों और टेलीविजन के संपर्क में आने के कारण आप कितना कमजोर हो गए, क्योंकि वो सवाल नहीं करता है।
आपको लगता है आपके साथ कुछ हो जाएगा तो कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल नहीं करने का जो एक व्यापक माहौल बना है, उसको तोड़ने का यही एक रास्ता है कि जो सवाल नहीं करता है उससे हम मुंह मोड़ लें, और कोई लोकतांत्रिक रास्ता तो है नहीं। मीडिया के इस खतरे को समझना है कि जो संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है, वो रोज रात को आकर उस अधिकार में से बंटवारा करता है। वो बांटता है कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। इसकी कल्पना संविधान में नहीं, वो रोज रात को खुलेआम कर रहा है। इसका मतलब है कि उसे संरक्षण प्राप्त है, उसे कोई मान्यता दे रहा है, और जहां से उसे ये मान्यता मिल रही है, उसे अगर लोकतांत्रिक आदर्शों में यकीन होता तो वो खुद कहता कि ये कैसा मीडिया है। हमें ऐसा मीडिया पसंद नहीं है। किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए बुनियादी शर्त ये है, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, किसी को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, मगर सूचना ग्रहण करने के रास्ते को आप इस तरह से मरते हुए देखेंगे तो आप एक अच्छा सपोर्टर भी नहीं बन पाएंगे। क्या आप अंधेरे में रहकर किसी दल का समर्थन करना चाहते हैं, किसी राजनीति का समर्थन करना चाहते हैं? नहीं। इससे हम अपने नेताओं को कमजोर कर देंगे, हम खुद तो कमजोर हो ही रहे। तो मीडिया ने क्या किया कि जो समाज में व्यवस्था के कारण, सरकारी व्यवस्थाओं के कारण और सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ज्ञान की जो असमानता थी, उस असमानता को और चौड़ा किया। सूचना ही नहीं है आपके पास, आपकी डिग्री भले अंग्रेजी की है, बस सूचना नहीं है, तो वो आपको नागरिक के तौर पर परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं किया। अपने अपने जुगाड़ में है सब। तो टेलीविजन और अखबारों को बहुत ध्यान से देखिए, इसकी कमजोरी इस बात का प्रमाण है, बहुत कुछ खत्म हो गया है, होने वाला नहीं है, वो हो चुका है। इसीलिए हमारा माध्यम जो है वो 3-3 हफ्ते 2-2 महीने तक पद्मावती फिल्म पर डिस्कशन करता है। उससे क्या मिला? 2-4 पन्नों का कोटेशन लेके कर देने से परंपराएं पुनर्जीवित नहीं होती। यही करना था तो जरा ढंग से पढ़ के आते, पद्मावत को बांच देते टीवी पे। वो आपने नहीं किया। तो तरह तरह के बहाने ढूंढकर इस ज्ञान की असमानता का लाभ उठाकर आपको रूढ़िवादिता की तरफ धकेला जा रहा है, कंजर्वेटिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चुनाव से इसका फैसला हो जाएगा, नहीं। जब समाज में इतनी कमजोरी आ जाए और इतना भय आ जाए तो उसे एक स्वाभाविक स्तर पर लाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। एक वाइस चांसलर ने लिख दिया कि तोप चाहिए, टैंक, राष्ट्रवाद लाने के लिए। 37,000 से ज्यादा कॉलेज है इस देश में, कितने टैंक लाएंगे आप? सेना का बजट गड़बड़ा जाएगा। कितने टैंक लाएंगे आप? तो सवाल क्या होना चाहिए था? सवाल ये होना चाहिए था कि गांव में, कस्बों में, आप गढ़चिरौली के किसी कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, आप नागपुर के किसी कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, आप गोंदिया के कॉलेज का उदाहरण ले लीजिए, और झारखंड के हजारीबाग का उदाहरण ले लीजिए, या बिहार के मुजफ्फरपुर का उदाहरण ले लीजिए, या पटना यूनिवर्सिटी का ले लीजिए। डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट में टीचर नहीं है, खाली है। और आज जब हम आकांक्षाएं पैदा कर रहे हैं और इन आकांक्षाओं से एक नया भारत बनाने का इरादा रखते हैं, वो आकांक्षाएं जब कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचती हैं तो मिट जाती हैं, और हम इसकी चिंता नहीं करते। चिंता कीजिए। लोकतंत्र को बचाने का एक ही रास्ता है, उसे जिंदा दिल बनाने का एक ही रास्ता है कि उसकी संस्थाओं से धक्का मुक्की कीजिए, दोस्ती निभाइए, कंधे पे हाथ रखिए, उसको अपने कंधे पर हाथ रखने दीजिए, उससे दूर मत जाइए। हम लोग अपनी अपनी संस्थाओं से बहुत दूर चले गए हैं और इसकी कीमत कितनी चुका रहे हैं।
कोचिंग से लेकर लाखों रुपए दे रहे हैं, कभी यहां, कभी कोटा, कभी पटना, कभी मुजफ्फरपुर। आप किस्मत वाले हैं कि आपके समाज के भीतर से कुछ लोग ये इरादा करके आए कि हम बिना पैसा लिए लोगों को शिक्षित करेंगे। नहीं तो आप सोचिए कि अगर इसी प्रयास को यह कहा जाता कि हम 50 लड़कियों को कोटा भेजेंगे, उसका कॉस्ट कितना ज्यादा हो जाता, फिर आप वहन नहीं कर पाते। वो क्यों आई वो व्यवस्था? क्योंकि शिक्षा में किसी का यकीन नहीं है और शिक्षा में आपका भी यकीन नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, आपने भी उसे बीच मझधार में छोड़ दिया कि जाओ डूबो, हम दोनों एक दूसरे को मिलकर डुबा रहे हैं। इसका नुकसान सिर्फ 2 समुदायों को सबसे ज्यादा हो रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। स्कूलों में लाखों के शिक्षकों के पद खाली हैं, कॉलेजों में लाख लाख पद खाली हैं। अभी 13 पॉइंट रोस्टर का चलिए अच्छा फैसला हो गया, लेकिन उसके नहीं होने के कारण 1 साल तक कहीं कोई वैकेंसी नहीं आई। लोगों की बेरोजगारी की उम्र 1 साल और बढ़ गई। हम क्यों नहीं इसकी चिंता करते हैं कि गोंदिया का कॉलेज अच्छा क्यों नहीं चल रहा है? ये तो कर सकते हैं, अपनी चर्चाओं में इसको तो ला सकते हैं, हम क्यों नहीं लेकर आ रहे? इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ अंबेडकरवादी होने से आप अंबेडकरवादी नहीं हो जाते। अंबेडकरवादी होने के लिए बहुत जरूरी है कारणों को जानना और समाधान को ढूंढना। आज उसका नुकसान क्या हो रहा है? भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, पुरानी भी देख लीजिए, उस हिसाब से भी नुकसान हो रहा है और हम नया कुछ उसमें विविधता नहीं पैदा कर पा रहे। पूरे क्लासरूम में एक तरह के समाज या आर्थिक स्थिति, हैसियत के लोग आ गए। इससे नुकसान उन परिवारों के बच्चों का भी है जो अच्छे आर्थिक स्थिति के बच्चे हैं, क्योंकि विविधता नहीं है, वो समाप्त हो गई। हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा विविधता से आती है। तो हम एक दूसरे की कम संसाधन वाले देश होने के बावजूद एक दूसरे से होड़ करते हुए हम यहां तक पहुंच पाए। और 90 के बाद की नीतियों से आपको लगेगा ये बड़ी बात है कि ठीक है, इस हॉल में जितने लोग जमा हुए हैं, मैं एक डेटा पढ़ के आपको बताना चाहता हूं। ये जीएन देवी साहब हैं और पंकज चंद्रा, इन्होंने यूनिवर्सिटी पर एक किताब लिखी। गणेश देवी बहुत बड़े भाषाविद हैं और कमाल के शख्स हैं वो, और पंकज चंद्रा ने भी एक किताब लिखी है। इन दोनों ने अपने शोध से बताया है कि क्लासरूम में आदिवासी बच्चे और अनुसूचित जाति के बच्चे कम हो गए हैं, उनका प्रतिशत गिरा है। क्या आपको यकीन होगा इस बात से? उनका प्रतिशत क्यों गिरा है? वो इसलिए कि हमने एजुकेशन को सरकार की जिम्मेदारी समझकर उससे पूछना छोड़ दिया है। इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। जब वो इस कॉलेज तक नहीं पहुंचे, और पहुंच भी गए तो पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है, तो पहुंच के भी कौन सा तीर मार ले रहे। और जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहले से सामाजिक संसाधनों पर अधिकार है, वो सब अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पहुंच गए 10-10 लाख रुपए देकर वही हिस्ट्री पढ़ने के लिए, जिसे हम भी, आप भी बहुत कम खर्चे में अपने इलाके के स्कूल कॉलेजों में पढ़कर आए। उन लोगों ने अपना अलग से छांट लिया है, वो अलग क्लास बन गए। नुकसान आप लोग हो रहे हैं। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि कॉलेज 2014-15 तक का वो आंकड़ा बता रहे हैं कि जितने कॉलेज हैं, डिप्लोमा वगैरह वगैरह सारा,
उसमें कोई 3.5 करोड़ छात्र पढ़ने लगे और कॉलेज जाने वाले युवाओं में से 24.3% युवा ही कॉलेज नाम की इमारत में प्रवेश कर पाते हैं। जितने भी लोग हैं तो हर समाज का देखिए उससे पीछे जा रहा है। और इसमें से 2015-16 में गणेश देवी लिखते अपनी किताब में द क्राइसिस विद इन, बहुत छोटी सी किताब है, कि अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं का सकल नामांकन ग्रॉस एडमिशन मात्र 13.7% ही रहा। अनुसूचित जाति के 19.1% छात्र ही कॉलेज नाम की इमारत में प्रवेश कर सके। बाकी समाज के छात्रों की तुलना में इनका अनुपात बहुत कम है। अब आप इस पिछड़ेपन की भयावहता को जरा सा समझिए, पीछे मुड़कर देखिए, आपके ही समाज के बच्चे स्कूलों और कॉलेजों तक नहीं पहुंच रहे। आप कोचिंग संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों का भी सर्वे कर लीजिए तो पता चल जाएगा कि वो कौन है जो सबसे पीछे धकेला गया है। तो उस पूरी प्रक्रिया को जिसे हम बराबरी के साथ सबको आगे लेकर जा रहे थे, हमने अचानक उसको छोड़ दिया है। और ज्ञान की असमानता के कारण स्थिति ये है कि कोई डिग्री को लेकर झूठ बोल देता है और कोई व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से निकल के नेहरू का एक्सपर्ट हो जाता है। ये क्यों चल रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का? क्योंकि हमने ज्ञान की असमानता पैदा की। हमने पढ़ाई लिखाई को बहुत कम समझा, बहुत कमजोर चीज समझा, अध्ययन को। नतीजा ये है कि जहां से जो भी बता दे रहा है हम उसे मान ले रहे हैं। हाँ यार, व्हाट्सएप में आया था, गांधी को मारना सही था, ये कविता आगे बताइए, कविता लिख रहे हैं लोग। व्हाट्सएप में आ गया कि नेहरू ने ऐसा किया, तो 10 किताब भी पढ़ लीजिए अगर आपको नेहरू में जानने की इतनी दिलचस्पी है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है जिससे हमें कमजोर बनाया गया है, कि वो व्यवस्था ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी सभा में जाने से डरने लगे, किसी आदमी को सुनने से हम घबराने लगे। क्योंकि यही एक मूल सवाल है कि आप में वो कौशल क्यों नहीं है, आप में वो शिक्षा का स्तर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पूछा नहीं कभी कि हमारे शहर का ये कॉलेज जब भारत आजाद हुआ तो कितने लोगों ने अपनी जमीन ने दान दी, इमारतें बनवा कर दे दी सरकार को कि ये ले जाइए आप स्कूल चला लीजिए मेरे नाम से, ये ले जाइए आप कॉलेज चला लीजिए मेरे नाम से, और उसको समाप्त कर दिया गया। तो हम एक कमजोर नागरिकता के दौर में हैं और इस दौर का एक ही चीज से मुकाबला किया जा सकता है, संघर्ष, जानने का संघर्ष, पढ़ने के संघर्ष से। दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता है। आज तो आप ताली बजा भी ले रहे हैं मेरे लिए। अगर इसी तरह से आप मैदान छोड़ते रहे तो एक दिन माला पहनाया जाएगा और कोई ताली नहीं बजाएगा। छोड़ दो यार, टीवी में आ जाएगा, नाम कट जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा और आपकी ही जेब से आपके पैसे निकाल लिए जाएंगे। तो हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, डर की स्थिति। तो बोलना शुरू करते हैं। हम सब की एक समस्या रही है, मैंने खुद अपने जीवन में देखा कि ये जो बोलना है बहुत मेहनत से आता है। कुछ भी बोलने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ भी बोलना चाहते हैं तो उसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं। मैं आपसे अपना रिश्ता जोड़ सकता हूं, इसमें क्या मेहनत की बात है? लेकिन मुझे पता है कि नहीं रिश्ता है, मैं पहली बार आया हूं यहां पे। अब दोबारा आऊंगा तो कहूंगा कि एक रिश्ता जुड़ा। बहुत अभ्यास करना पड़ता है इस बोलने के लिए और इसमें जिम्मेदारी का भाव लाना पड़ता है। हम अगर राजनीति में बोलने का बेहतर विकल्प नहीं बनाएंगे, हम इस राजनीति को भी गंवा देंगे। हमारे पास यही तो है, सार्वजनिक मंचों पर भागीदारी की। पता नहीं वो लोग कैसे बर्दाश्त करते होंगे, ये जो गालियों की भाषा आई है उसको कैसे मान्यता देते होंगे। ये नए बाहुबली, राजनीति हर समय एक नए प्रकार का बाहुबली लेकर आती है।
पहले बंदूक वाले बाहुबली आए, आजकल गाली वाले बाहुबली घूम रहे हैं। तुमको गाली दे देंगे, तुम्हारा फोटो लगा के गद्दार लिख देंगे। वो लोग तक गद्दार लिखने लगे हैं जो जिनके बुलाने में मैं कहीं किसी कार्यक्रम में गया था, तो किसी ने उसका पेज भेजा मुझे स्क्रीनशॉट, किसने लिखा ये गद्दार है। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, ऐसा काम तो बिल्कुल ही नहीं किया कि मेरे मुल्क को शर्मिंदा होना पड़े, बल्कि वही काम किया कि जब कोई इतिहास लिखेगा वो याद रखेगा। आज दुनिया के मीडिया में हिंदुस्तान की मीडिया पर लोग हंसी उड़ा रहे हैं। ये वही मीडिया है, उस मीडिया की बड़ी तारीफ करता था कि उस मीडिया में हमारी तारीफ हो रही है। अब वही मीडिया जब इस मीडिया की आलोचना कर रहा है, वो कह रहा है कि इसकी रीढ़ कहां चली गई, इसका इरादा कैसे खत्म हो गया। तो बोलिए, थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, चुका दीजिए। वो तो आप वैसे भी चुका रहे हैं। नहीं बोल के आप शेयर तो खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए वाला, मजबूरी में खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। नहीं बोल के आप वो ब्रांड का जूता, जो अपने बच्चे का जूता आप 800 में खरीद सकते थे, 400 में खरीद सकते थे, एक्शन वाला, एडिडास वाला खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। तो ये हम सब के भीतर जो बीमारी आई है, इससे जरा सतर्क रहना है। हंसना बोलना भी है। हम सब ने विरोध को दुश्मनी में बदल दिया है, वापस दुश्मनी को हमें विरोध में बदलना है। नागपुर से अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। इस जगह में तो दोनों हैं, दक्षिणा भी है, दीक्षा भी है। आपकी मर्जी, जो चुन ले, दोनों। ये उनके लोगों के लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। वो नहीं चाहेंगे, वो समाज में इस तरह से कभी नहीं देखे गए, भले उनसे हमारी तमाम असहमतियां हो, कभी वो गाली देते हुए नहीं देखे गए। उनके नाम पे इतने सारे लोग गाली देने वाले आ गए हैं, बदनामी उन्हें मिल रही, उन्हें सोचना चाहिए। कितने लोगों को आप धमका लेंगे। 200 साल की गुलामी, 200 साल से जमे हुए अंग्रेजों को, जिनके पास फौजें थी, बंदूकें थी और वो टैंक भी, हमारे धोती वाले ने उखाड़ फेंका उनको, और बिना न्यूज चैनल के। तो आपकी स्वतंत्रता, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपकी नागरिकता की स्वतंत्रता बगैर इन न्यूज चैनलों के भी हासिल हो सकती है। तो वो इस मुगालते में ना रहे कि आपको देशभक्त बना रहे हैं, तो तभी आप देशभक्त बना रहे हैं। अपने देशभक्ति पर भरोसा कीजिए, अपने समाज के लिए आगे आइए, क्योंकि सरकार के पास हम सब ने मिलकर उसकी संभावनाओं पर सोचना शुरू कर दिया है, उसको एक योजना लागू संस्थाओं में बदल दिया है। जहां कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां हैं, लोग जहाज में भी अब पूछने लगे हैं कि हमारी पेंशन के लिए आप कब लड़ाई लड़ेंगे। एक से मैंने कहा आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखिए और मैं आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करूं, मेरा क्या होगा। अगर पेंशन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच मत देखिए भाई, लड़ना पड़ेगा। और उस बहस को सभी राजनीतिक दलों के केंद्र में लाना होगा, तभी जाके कोई रास्ता बन सकता है। वरना आपके पेंशन के लिए कौन लड़ेगा। जब आप ही नहीं लड़ रहे हैं, आप ही ईमानदार नहीं है, तो दूसरे क्यों होंगे आपके लिए। हम सब ने अपने अधिकार किस तरह से गंवाए हैं, और आलस्य में रोज मुझे अलग अलग समूहों के नौजवान लिखते हैं कि वो बर्बाद हो गए। 4 साल से वो एक ही इम्तिहान दे रहे हैं और उनका रिजल्ट आया, उसमें भी घपला हो गया, वो बर्बाद हो गए, बचा लीजिए। और उसी वक्त उसी शहर से दूसरा समूह लिख रहा होता है कि वो बर्बाद हो गए, बचा लीजिए। जब मैं कहता हूं कि तुम दोनों आपस में मिल जाओ तो तुम्हारी संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर किसी विधायक और किसी सांसद के घर जाओ, लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रतिवेदन दो, अपना एप्लीकेशन दो, दबाव बनाओ, तो वो फिर उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आता। करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। कुछ नहीं था उनके पास, बाबा साहब अम्बेडकर के पास, तो कोलंबिया तक चले गए।
निकले तब तो गए, उनको निकलना था। हम अब निकलना नहीं चाहते, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। वो मैसेज भेज दे रहे हैं कि आप जरा सा देख लो, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है। बर्बादी के अंतिम क्षणों में भी वो व्हाट्सएप कर रहा है, बताइए उसका क्या भविष्य हो सकता है। रात को 2 बजे करने से आपकी बर्बादी तो रुक नहीं जाएगी। तो इन व्यवस्थाओं के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। हम ईमानदार नहीं हैं। हमने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को अनैतिकताओं से, समझौतों से भर दिया है। इसलिए कि हमने संविधान को पढ़ना छोड़ दिया है। आप जब संविधान को पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आप महसूस कर पाएंगे, आपके अंदर शक्ति आएगी, लोकतांत्रिक शक्ति आएगी। और ये किसी भभूत से नहीं आने वाली है। अगर किसी भभूत से आपके अंदर लोकतांत्रिक शक्ति आती तो मैं बांट के आपसे 500-500 रुपए ले जाता, एक जहाज भी हो जाता मेरा अपना प्राइवेट। तो वो नहीं आएगी। तो कोई किसी से जुड़ना नहीं चाहता, कोई किसी की तकलीफ से जुड़ना नहीं चाह रहा। हम सब एक दूसरे को पिटते हुए देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। तो बोलिए और डरिए मत। मुझे भी मत कहिए कि आप इतना कैसे बोल लेते हैं, बल्कि ये कहिए कि आप बोलते हैं, आप अकेले क्यों बोलते हैं, हम लोग भी बोलेंगे। मीडिया खत्म हो गया है, आप तो खत्म नहीं हुए ना। आप तो जिंदा हैं। कि आपके जिंदा होने की गारंटी भी टीवी के पास है। सीरियसली मत देखिए न्यूज चैनल को, उसमें न्यूज के जैसा कुछ भी नहीं है। मैं उसी में काम करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए। उसमें वो डर गया है वो, और बहुत ही शातिराना तरीके से अब वो आपको खत्म करने में लगा और आप खत्म होने दे रहे हैं। सो प्लीज नहीं, और इस तरह के प्रयासों को 2 बज रहा है। नहीं, मुझे थोड़ी ना 100 रैली खत्म करनी है जो बोलता चलो, ऐसा थोड़ी है। अरे मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे 400 रैलियां करनी है, नहीं। बोला उतना जाना चाहिए कि जितनी आप मूल बातें बोल चुके हैं। अच्छा है, प्यार से रहिए, बहुत जरूरी है। मोहब्बत से रहिए, ये कुछ कम हो गया है। अच्छा नहीं लगता है कि कोई सवाल पूछने पर मुजफ्फरनगर में पीट दिया जाए। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई कश्मीर का है और उसे लखनऊ की सड़कों पर पीट दिया जाए। और ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि किसी को किसी खाने के शक के आधार पर उसको निकाल के घर से मार दिया जाए। हमने इस नफरत की आंधी में अखलाक को भी खो दिया और एक अच्छे इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को भी खो दिया, और हम किसी को नहीं बचा सके। ना हम अखलाक के प्रति ईमानदार थे, ना हम सुबोध के प्रति ईमानदार थे। हमारी बेईमानी ने हमको इस लोकतंत्र में सिर्फ एक दर्शक बनाकर रख दिया है। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप नागरिक बनिए, दर्शक मत बनिए। दर्शक हमेशा तमाशाई हो सकता है, उसमें तमाशाई बनने की संभावना होती है। जो नागरिक होता है उसमें तमाशाई बनने की संभावना नहीं होती है। जो नागरिक होगा वो अकेला चला आएगा और बोलेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। जैसा कि लखनऊ में हुआ, वो अकेला चला आएगा और भीड़ में, जैसा कि मुजफ्फरनगर में हुआ, कि आप इसे क्यों मार रहे हैं। वो उसका नागरिक बोध था जो उसने कहा कि अगर आपको शिकायत है तो कानून के पास जाइए, कानून व्यवस्था से आप इसको जो करना है कीजिए, पर आप इसको सड़क पर यूं ही नहीं मार सकते। वो 20 लोगों के बीच अकेला चला आया कहने के लिए। तो इस तरह से हताश होकर मत देखिए। ये मौसम हताश होने का नहीं है। अभी होली आ रही है, बहुत तरह के रंगों से खेलने का मौसम है। तो मिलकर खेलिए और सबके साथ मिलकर खेलिए। ये बड़ा ही अच्छा मुल्क है, और इस मुल्क को अब आप तभी देख पाएंगे जब आप टीवी नहीं देखेंगे। क्योंकि टीवी में जो मुल्क दिखता है वो अपना भारत नहीं है। वो अपना भारत नहीं है जो टीवी में दिखता है, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ। जो शब्द आते हैं वो गालियों की तरह बूम बाम झूम झाम करते हुए आते हैं। वो अपना भारत नहीं है।
भारत को हमें सबका भारत बनाना है, जहां कोई किसी से डरे नहीं, जिसे जो पार्टी बनाने की इच्छा हो बना ले, जिस नेता के पीछे जाने का मन हो चला जाए, लेकिन जाने के नाम पर वो किसी को डराए नहीं, कोई किसी के डर का कारण नहीं बने। आप सबके रहते रहते ये कैसे हो गया कि हम इस स्थिति पर पहुंच गए। आज जब यहां घर से जाइएगा तो जो दीवार पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर टंगी है उसे उतारिएगा, पूछिएगा, 5 मिनट के लिए सोचिएगा। जो सावित्रीबाई फुले जी की तस्वीर लगी है उसे फिर से उतारिए, उससे पूछिए, 5 मिनट के लिए सोचिए कि क्या आप इनके किए गए कार्यों के प्रति जरा भी ईमानदार हैं। उतना नहीं कर सकते तो क्या आप थोड़ा भी करते हैं? थोड़ा ही कीजिए, बहुत हो जाएगा। समस्या ये है कि हमने थोड़ा थोड़ा करना बंद कर दिया है। बोलना शुरू कीजिए ताकि हम जैसे लोगों को चुप रहकर आपको सुनने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।